हेलो फ्रेंड्स, अद्विक क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग शुक्ल जी की पुस्तक को देख रहे थे और उसके अंतर्गत आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन को देख रहे थे। इसका जो तृतीय उत्थान है उसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में भाग 1 इसका देख लिया था और आज इसमें हम लोग भाग 2 इसका देखने वाले हैं, प्रकरण 5 का। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकरण 5 का शेष भाग यहाँ से शुरू होता है नाटक से। यद्यपि और देशों के समान यहाँ भी उपन्यासों और कहानियों के आगे नाटकों का प्रणयन बहुत कम हो गया है, फिर भी हमारा नाट्य साहित्य बहुत कुछ आगे बढ़ा है। आधुनिक काल के आरंभ से ही बंगला की देखा देखी हमारे हिंदी नाटकों के ढांचे पाश्चात्य होने लगे। नांदी, मंगलाचरण तथा प्रस्तावना हटाई जाने लगी। भारतेंदु ने ही नील देवी और सती प्रताप में प्रस्तावना नहीं रखी है। हाँ, आरंभ में यशोगान या मंगलगान रख दिया है। भारतेंदु के पीछे तो यह भी हटता गया। आजकल विष्कंभक और प्रवेशक का काम देने वाले दृश्य तो रखे जाते हैं, पर ये नाम हटा दिए गए हैं। एक बात बहुत अच्छी यह हुई कि पुराने नाटकों में दरबारी विदूषक नाम का जो एक फालतू पात्र रहा करता था, उसके स्थान पर कथा की गति से संबद्ध कोई पात्र ही हंसौड़ प्रकृति का बना दिया जाता है। आधुनिक नाटकों में प्रसाद जी के स्कंद गुप्त नाटक का मुद्गल ही एक ऐसा पात्र है जो पुराने विदूषक का स्थानापन्न कहा जा सकता है। हिंदी नाटकों के स्वतंत्र विकास के लिए ठीक मार्ग तो यह दिखाई पड़ता है कि हम उनका मूल भारतीय लक्ष्य तो बनाए रहें, पर उनके स्वरूप के प्रचार के लिए और देशों की पद्धतियों का निरीक्षण करें और उनकी कुछ बातों का मेल सफाई के साथ करते चलें। संतोष की बात है कि प्रसाद और प्रेमी जी के नाटकों में इसके उदाहरण हमें मिलते हैं, जैसे कथोद्घात के ढंग पर एक पात्र के मुंह से निकले हुए शब्द को लेकर दूसरे पात्र का यह प्रवेश। शर्वनाक बोल रहा है, देख सामने सोने का संसार खड़ा है। तो रामा का प्रवेश होता है। रामा बोलती है, पामर सोने की लंका राख हो गई। अगला है, श्री हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों में भी यह मिलता है। शिवा साधना में देखिए, जीजा हाँ यह एक बाधा है। तभी सईबाई का बालक संभाजी को लिए हुए प्रवेश होता है और सईबाई बोलती है कि यह बाधा भी न रहेगी। तो यहाँ पर ये सुन लेती है इनकी बात, तो इन जीजा के मुंह से निकलता है, माँ जी। प्राचीन नाट्य शास्त्र भारतीय और यवन दोनों में कुछ बातों का, जैसे मृत्यु, युद्ध आदि दिखाना वर्जित था। आजकल उस नियम के पालन की आवश्यकता नहीं मानी जाती। प्रसाद जी ने अपने नाटकों में बराबर मृत्यु, वध और आत्महत्या दिखाई है। प्राचीन भारत और यवनान में ये निषेध भिन्न भिन्न कारणों से थे। यवनान में तो बड़ा भारी कारण रंगशाला का स्वरूप था, पर भारत में अत्यंत क्षोभ तथा शिष्ट रुचि व विरक्ति बचाने के लिए कुछ दृश्य वर्जित थे। इस तृतीय उत्थान के बीच हमारे वर्तमान नाटक क्षेत्र में दो नाटककार बहुत ऊंचे स्थान पर दिखाई पड़े, स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद जी और श्री हरि कृष्ण प्रेमी जी। दोनों की दृष्टि ऐतिहासिक काल की ओर रही है। प्रसाद जी ने अपना क्षेत्र प्राचीन हिंदू काल के भीतर चुना और प्रेमी जी ने मुस्लिम काल के भीतर। प्रसाद के नाटकों में स्कंदगुप्त श्रेष्ठ है और प्रेमी जी के नाटकों में रक्षाबंधन। प्रेमी जी के रक्षाबंधन में मेवाड़ की महारानी कर्मवती का हुमायूं को भाई कहकर राखी बेचना और हुमायूं का गुजरात के मुसलमान बादशाह बहादुर शाह के विरुद्ध एक हिंदू राज्य की रक्षा के लिए पहुंचना, यह कथा वस्तु ही हिंदू मुस्लिम भेदभाव की शांति सूचित करती है। तो फ्रेंड्स, ये जो है रक्षाबंधन, इससे संबंधित क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक है जो कि हिंदू मुसलमान की एकता को सूचित करता है। इसी प्रकार प्रसाद जी के ध्रुव स्वामिनी नाटक, बहुत छोटे से नाटक में एक संभ्रांत राजकोट की स्त्री का विवाह संबंध मोक्ष सामने लाया गया है, जो वर्तमान सामाजिक आंदोलन का एक अंग है। वर्तमान राजनीति के अभिनय का पूर्ण परिचय प्राप्त कर सेठ गोविंद दास जी ने इधर साहित्य के अभिनय क्षेत्र में भी प्रवेश किया है। उन्होंने 3 अच्छे नाटक लिखे हैं। पहला है कर्तव्य,
इसमें राम और कृष्ण दोनों के चरित्र नाटक के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध 2 खंड करके रखे गए हैं। दूसरा नाटक है हर्ष, जो कि ऐतिहासिक है, जिसमें सम्राट हर्षवर्धन, माधव गुप्त, शशांक आदि पात्र आए हुए हैं। तीसरा नाटक है प्रकाश। इसमें वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का चित्रण है। तो फ्रेंड्स, इनका ये जो तीनों नाटक है एक बार ध्यान में रख लेना चाहिए, क्योंकि मिलान करने वाले प्रश्न में ये आ जाता है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत भी अच्छे नाटककार हैं। उनका वरमाला नाटक, जो मार्कंडेय पुराण की एक कथा लेकर निर्मित है, बड़ी निपुणता से लिखा गया है। मेवाड़ की पन्ना नामक धाय के अलौकिक त्याग का ऐतिहासिक वृत्त लेकर राजमुकुट की रचना हुई है। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत का राजमुकुट है। इसमें मेवाड़ की पन्ना नामक जो धाय है उनके त्याग का विवरण है। अंगूर की बेटी में मद्य के दुष्परिणाम दिखाने वाला सामाजिक नाटक है। तो अंगूर की बेटी इनका गोविंद बल्लभ पंत का है। नाटक का जो नया स्वरूप लक्ष्मी नारायण मिश्र जी यूरोप से लाए हैं, उनमें काव्यत्व का अवयव भरसक नहीं आने पाया है। उनके नाटकों में न चित्रमय और भावुकता से लदे भाषण हैं, न गीत न कविताएं। खरी खरी बात कहने का जोश कहीं कहीं अवश्य है। इसी प्रणाली पर उन्होंने कई नाटक लिखे हैं, जैसे मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली, राक्षस का मंदिर, आधी रात। समाज के कुत्सित, विभत्स और पाखंडपूर्ण अंशों के चटकीले दृश्य दिखाने के लिए उग्र ने छोटे छोटे नाटकों या प्रहसनों से काम लिया है, जैसे कि चुंबन और चार विचारे। चार विचारे में कौन कौन है? संपादक, अध्यापक, सुधारक और प्रचारक। ठीक है, समाज के जो कुत्सित, विभत्स, पाखंडपूर्ण अंश उनको इसमें दिखाया गया है। पंडित उदय शंकर भट्ट जी के दाहर या सिंध पतन तथा विक्रमादित्य ऐतिहासिक नाटक हैं। हाल में कमला नाम का एक सामाजिक नाटक भी आपने लिखा है, जिसमें किसान आंदोलन तथा सामाजिक असामंजस्य का मार्मिक चित्रण है। 10,000 नाम का एकांकी नाटक भी आपने इधर लिखा है। भट्ट जी की कला का पूर्ण विकास पौराणिक नाटकों में दिखाई पड़ता है। तो इनका ये दाहर, सिंध पतन, ये सब इम्पोर्टेंट है। उदय शंकर भट्ट भी महत्वपूर्ण है। अम्बा नाटक में भीष्म द्वारा हारी हुई अम्बा की कहानी जन्मांतर व्यापिनी प्रतिकार वासना के अतिरिक्त स्त्री पुरुष संबंध की वह विषमता भी सामने आती है, जो आजकल के महिला आंदोलन की तह में वर्तमान है। तो फ्रेंड्स, इनका ये जो अम्बा है, विद्रोहिणी अम्बा नाम से ये नाटक है, 1935 में आया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। मत्स्यगंधा एक भावनाट्य या पद्यबद्ध नाटक है। उसमें जीवन का वह रूप सामने आता है जो ऊपर से सुखपूर्ण दिखाई पड़ता है, पर जिसके भीतर न जाने कितनी उमंगों और मधुर कामनाओं के ध्वंस की विषाद धारा यहाँ से वहां तक छिपी मिलती है। विश्वामित्र भी इसी ढंग का एक सुंदर नाटक है। चौथा नाटक है इनका सागर विजय, भी उत्तम है। पौराणिक सामग्री का जैसा सुंदर उपयोग भट्ट जी ने किया है, वैसा कम देखने में आता है। तो फ्रेंड्स, इनका ये जो चारों अभी चर्चा हुई, अम्बा, मत्स्यगंधा, इनका ये मत्स्यगंधा हो गया, विश्वामित्र और सागर विजय, ये सारे ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ऐतिहासिक नाटक रचना में जो स्थान प्रसाद और प्रेमी का है, पौराणिक नाटक रचना में वही स्थान भट्ट जी का है। अंग्रेज कवि शैली 1792 में आए थे ये शैली। अंग्रेज कवि के ढंग पर सुमित्रा नंदन पंत ने कवि कल्पना को दृश्य रूप देने के लिए ज्योत्सना नाम से एक रूपक लिखा है। तो फ्रेंड्स, ये जो शैली है, ये कल्पना को बहुत महत्व देते थे, तो उसकी यहाँ पर बात हो रही है कि उनके ही ढंग पर पंत जी ने ज्योत्सना नाम का एक रूपक लिखा है। इधर हिंदी के कई अच्छे कवियों और नाटककारों ने कुछ एकांकी नाटक लिखे हैं, जिनका एक अच्छा संग्रह आधुनिक एकांकी नाटक में के नाम से प्रकाशित हुआ है। इसमें श्री सुदर्शन राम कुमार वर्मा, भुवनेश्वर उपेंद्रनाथ अश्क, भगवती चरण वर्मा, धर्म प्रकाश आनंद, उदय शंकर भट्ट के क्रमशः राजपूत की हार, 10 मिनट, स्ट्राइक, लक्ष्मी का स्वागत, सबसे बड़ा आदमी, दीन,
तथा 10,000 नाम के नाटक संग्रहित हैं। तो ये हम लोगों को क्रम से याद करना पड़ेगा कि कौन सा किसका एकांकी संग्रह है। ठीक है, आगे है निबंध। विश्वविद्यालयों के उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम के भीतर हिंदी साहित्य का समावेश हो जाने के कारण उत्कृष्ट कोटि के निबंधों की, ऐसे निबंधों को जिनकी असाधारण शैली या गहन विचारधारा पाठकों को मानसिक श्रम साध्य नूतन उपलब्धि के रूप में जान पड़े, जितने ही अधिक आवश्यकता है उतने ही कम वे हमारे सामने आ रहे हैं। निबंध की जो स्थिति, यहाँ पर की होगा, निबंध की जो स्थिति हमें द्वितीय उत्थान में दिखाई पड़ी, प्रायः वही स्थिति इस वर्तमान काल के में भी बनी हुई है। अवैचित्र और भाषा शैली का नूतन विकास जैसा कहानियों के भीतर प्रकट हुआ है, वैसा निबंध के क्षेत्र में नहीं देखने में आ रहा है, जो उसका उपयुक्त स्थान है। यदि किसी रूप में गद्य की कोई नई गतिविधि दिखाई पड़ी तो काव्यात्मक गद्य प्रबंधों के रूप में। गद्य साहित्य में भावात्मक और काव्यात्मक गद्य का एक विशेष स्थान है, यह तो मानना ही पड़ेगा। पर दूसरे क्षेत्रों में भी जहाँ गंभीर विचार और व्यापक दृष्टि अपेक्षित है, उसे घसीटे जाते देख दुख होता है। जो चिंतन के गूढ़ विषय हैं, उनको भी लेकर कल्पना की क्रीड़ा दिखाना कभी उचित नहीं कहा जा सकता। विचार क्षेत्रों के ऊपर इस भावात्मक और कल्पनात्मक प्रणाली का धावा पहले पहल काव्य का स्वरूप बताने वाले निबंधों में बंग साहित्य के भीतर हुआ, जहां शेक्सपियर की यह उक्ति गूंज रही थी, सौंदर्य मद में घूमती हुई कवि की दृष्टि स्वर्ग से भूलोक और भूलोक से स्वर्ग तक विचरती रहती है। तो ये पंक्ति शेक्सपियर की है। काव्य पर न जाने कितने ऐसे निबंध लिखे गए, जिनमें सिवाय इसके कि कविता अमरावती से गिरती हुई अमृत की धारा है, कविता हृदय कानन में खिली हुई कुसुम माला है, कविता देवलोक के मधुर संगीत की गूंज है, और कुछ भी न मिलेगा। अर्थात फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये कहना चाहते हैं कि इतना गूढ़ विषय है कि कविता क्या है, ठीक है, जिस पर बाद में इन्होंने एक निबंध लिखा भी, जो कि 1909 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। कविता क्या है हमारे सिलेबस में भी है। तो उस पर ही ये कह रहे हैं कि इतना गूढ़ विषय है और उस पर सिर्फ एक एक लाइन की ऐसी बातें लिखना, क्या ये सही है? जिन विषयों के निरूपण में सूक्ष्म और सुव्यवस्थित विचार परंपरा अपेक्षित है, उन्हें भी इस हवाई शैली पर हवा बताना कहाँ तक ठीक होगा। तो देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर यही है कि निबंध के संबंध में ये निराश है, इनको नहीं लगता कि निबंध उस समय कुछ भी ऐसा लिखा गया जैसा कि होना चाहिए था। अब आगे आते हैं समालोचना और काव्य मीमांसा पर। इस तृतीय उत्थान में समालोचना का आदर्श भी बदला। गुण दोष के कथन के आगे बढ़कर कवियों की विशेषताओं पर, उनकी अंतः प्रवृत्ति की छानबीन की ओर भी ध्यान दिया गया। जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले द्वितीय उत्थान में देखा था कि सिर्फ गुण दोष का ही विवेचन होता था। जो समालोचना होती थी उसमें सिर्फ गुण और दोष को ही बता दिया जाता था, जबकि जो कवि है उसकी जो विशेषताएं हैं, उसकी अंतः प्रवृत्ति है, उसकी छानबीन नहीं की जाती थी। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि इस तृतीय उत्थान में ये सब किया जाने लगा। तुलसीदास, सूरदास, जायसी, दीनदयाल गिरी और कबीरदास की विस्तृत आलोचनाएं पुस्तकाकार और भूमिकाओं के रूप में भी निकली। इस इतिहास के लेखक ने, अर्थात स्वयं शुक्ल जी ने, तुलसी, सूर और जायसी पर विस्तृत समीक्षाएं, जिनमें से प्रथम गोस्वामी तुलसीदास के नाम से पुस्तकाकार छपी है, शेष दो क्रमशः भ्रमरगीत सार और जायसी ग्रंथावली में सम्मिलित हैं। तो जो फ्रेंड्स यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि शुक्ल जी ने इसमें से किन पर समीक्षा नहीं लिखी है। तो तुलसी, सूर और जायसी पर लिखी है। ज़्यादातर एग्जाम में कबीर का नाम भी डाल दिया जाता है, तो कबीर पर इन्होंने नहीं लिखा है, ये बात ध्यान में रखना है। इधर हाल में पंडित रामकृष्ण शुक्ल ने अपनी सुकवि समीक्षा में
कबीर, सूर, जयसी, तुलसी, मीरा, केशव, बिहारी, भूषण, भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद पर अच्छे समीक्षात्मक निबंध लिखे हैं। मीरा की प्रेम साधना भावात्मक है, जिसमें माधव जी मीरा के भावों का स्वरूप पहचानकर उन भावों में आप भी मग्न होते दिखाई पड़ते हैं। इन सब पुस्तकों से हमारा समीक्षा साहित्य बहुत कुछ समृद्ध हुआ है, इसमें संदेह नहीं। शांतिप्रिय द्विवेदी ने हमारे साहित्य निर्माता नाम की एक पुस्तक लिखकर हिंदी के कई वर्तमान कवियों और लेखकों की प्रवृत्तियों और विशेषताओं का अपने ढंग पर अच्छा आभास दिया है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे साहित्य निर्माता शांतिप्रिय द्विवेदी की है, ध्यान में रखना है, 1934 में आई थी। काव्य की छायावाद कही जाने वाली शाखा चले काफी दिन हुए, पर ऐसी कोई समीक्षा पुस्तक देखने में न आई जिसमें उक्त शाखा की रचना प्रक्रिया, प्रसार की भिन्न भिन्न भूमियां सोच समझकर निर्दिष्ट की गई हों। केवल प्रोफेसर नगेंद्र की सुमित्रा नंदन पंत पुस्तक ही ठिकाने की मिली। तो प्रोफेसर नगेंद्र की पुस्तक सुमित्रा नंदन पंत, ये ही इनकी पहली समीक्षात्मक पुस्तक है। उसके बाद साकेत, एक अध्ययन और आधुनिक कविता वगैरह उनकी बाद में आई थी। ठीक है, 1938 में आई थी, ये पहली है इनकी पुस्तक। बात यह है कि इधर अभिव्यंजना का वैचित्र लेकर छायावाद चला, उधर उसके साथ ही प्रभावाव्यंजक समीक्षा का फैशन बंगाल होता हुआ आधम का। इस प्रकार की समीक्षा में कवि ने क्या कहा है, उसका ठीक भाव या आशय क्या है, यह समझने या समझाने की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता इतनी ही है कि उसकी किसी रचना का जिसके हृदय पर जो प्रभाव पड़े उसका वह सुंदरता और अनूठेपन के साथ वर्णन कर दे। यानी प्रभावाव्यंजक जो समीक्षा होती थी उसमें क्या होता था, कवि क्या कहना चाहता है इससे कोई मतलब नहीं है, पढ़ने वाले ने क्या समझा वो अपने हिसाब से उसका वर्णन कर देता था। प्रभावाव्यंजक समीक्षा कोई ठिकाने की वस्तु ही नहीं, न ज्ञान के क्षेत्र में उसका कोई मूल्य है, न भाव के क्षेत्र में। उसे समीक्षा या आलोचना कहना ही व्यर्थ है। तो प्रभावाव्यंजक समीक्षा को शुक्ल जी समीक्षा या आलोचना नहीं मान रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। किसी कवि की आलोचना कोई इसलिए पढ़ने बैठता है कि उस कवि के लक्ष्य को, उसके भाव को ठीक ठीक हृदयंगम करने में सहारा मिले, इसलिए नहीं कि आलोचना की भाव भंगिमा और सजीले पद विन्यास द्वारा अपना मनोरंजन करे। पुस्तकों और कवियों की आलोचना के अतिरिक्त पाश्चात्य काव्य मीमांसा को लेकर भी बहुत से लेख और पुस्तकें इस काल में लिखी गईं, जैसे बाबू श्याम सुंदर दास कृत साहित्यालोचन, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी कृत विश्व साहित्य। इनमें से पहली पुस्तक तो शिक्षोपयोगी है, यानी कि साहित्यालोचन जो है वो शिक्षापयोगी है। दूसरी पुस्तक में यूरोपीय साहित्य के विकास और पाश्चात्य काव्य समीक्षकों के कुछ प्रचलित मतों का दिग्दर्शन है। काव्य और कला के संबंध में अब तक प्रचलित इस प्रकार के नाना अर्थवादों का पूरा निराकरण रिचर्ड्स ने अपनी पुस्तक साहित्य समीक्षा सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में बड़ी सूक्ष्म और गंभीर मनोवैज्ञानिक पद्धति पर किया है। तो इनका रिचर्ड्स की ये जो पुस्तक है ये भी कई बार एग्जाम में आती है, ध्यान में रखना है इसको। काव्य की स्वरूप मीमांसा के संबंध में यूरोप में इधर सबसे अधिक जोर रहा है अभिव्यंजनावाद का, जिसके प्रवर्तक हैं इटली के क्रोचे का अभिव्यंजनावाद। इसमें अभिव्यंजना अर्थात किसी बात को कहने का ढंग ही सब कुछ है। बात चाहे जो हो या जैसी हो अथवा कुछ ठिकाने की न भी हो, काव्य में जिस वस्तु या भाव का वर्णन होता है वह इस वाद के अनुसार उपादान मात्र है। समीक्षा में उसका कोई विचार अपेक्षित नहीं। काव्य में मुख्य वस्तु है वह आकार या साचा जिसमें वह वस्तु या भाव डाला जाता है। फ्रेंड्स, इसको एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार और पढ़ लीजिएगा, तो इससे जो अभिव्यंजनावाद है उसको भी समझने में मदद मिलेगी। आगे है, जैसे कुंडल की सुंदरता की चर्चा उसके आकार या रूप को लेकर होती है, सोने को लेकर नहीं, वैसे ही काव्य के संबंध में भी समझना चाहिए। तात्पर्य यह है कि अभिव्यंजना के ढंग का अनूठापन ही सब कुछ है। जिस वस्तु या भाव की अभिव्यंजना की जाती है वह क्या है, कैसा है, यह सब काव्य क्षेत्र के बाहर की बात है।
क्रोचे का कहना है कि अनूठी उक्ति की अपनी अलग सत्ता होती है, उसे किसी दूसरे कथन का पर्याय न समझना चाहिए। जैसे कि किसी कवि ने कहा कि सोई हुई आशा आंख मलने लगी, तो यह न समझना चाहिए कि उसने यह उक्ति इस उक्ति के स्थान पर कही है कि फिर कुछ आशा होने लगी। वह एक निरपेक्ष उक्ति है, कवि को वही कहना ही था। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर एक बात ये कह रहे हैं कि जैसे अगर हम लोग भी कोई लाइन पढ़ते हैं कि सोई हुई आशा आंख मलने लगी, तो इसका यही अर्थ लगाते हैं कि दोबारा से एक उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी या फिर से एक उम्मीद जगने लगी, ऐसा ही कुछ हम लोग आशा लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्रोचे क्या कहना चाहते हैं कि हम लोग को ऐसा नहीं सोचना है कि कवि ने इस तरीके के विचार की जगह पर इसको लिखा है। नहीं, वो कवि को यही लिखना ही था। यही अभिव्यंजनावाद का मूल जो है सार है। आगे देखिए, इस वाद में तथ्य इतना ही है कि उक्ति ही कविता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, उक्ति ही कविता है। अभिव्यंजनावाद ऐसा मानता है। उसके भीतर जो छिपा अर्थ रहता है वह स्वतः कविता नहीं है। ठीक है ना, पर यह बात इतनी दूर तक नहीं घसीटी जा सकती कि उस उक्ति की मार्मिकता का अनुभव उसकी तह में छुपी हुई वस्तु या भाव पर बिना दृष्टि रखे ही हो सकता है। बात यह है कि अभिव्यंजनावाद भी कलावाद की तरह काव्य का लक्ष्य बेलबूटे की नक्काशी वाला सौंदर्य मानकर चला है, जिसका मार्मिकता या भावुकता से कोई संबंध नहीं। और कलाओं को छोड़ यदि हम काव्य ही को लें तो इस अभिव्यंजनावाद को वाग्वैचित्र्यवाद ही कह सकते हैं और इसे अपने यहाँ के पुराने वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान मान सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन कई बार बनता है कि शुक्ल जी ने किस वाद को वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहा है? तो अभिव्यंजनावाद को कहा है। यूरोप में चित्रकारी, मूर्तिकला, नक्काशी, बेलबूटे आदि के समान कविता भी ललित कलाओं के भीतर दाखिल हुई। अतः धीरे धीरे उसका लक्ष्य भी सौंदर्य विधान ही ठहराया गया, जबकि यह सौंदर्य भावना काम वासना द्वारा प्रेरित ठहराई गई। तब पुरुष कवि के लिए यह स्वाभाविक ही ठहरा कि उसकी सारी सौंदर्य भावना स्त्रीमयी हो, अर्थात प्रकृति के अपार क्षेत्र में जो कुछ सुंदर दिखाई पड़े उसकी भावना स्त्री के रूप में सौंदर्य के भिन्न भिन्न अंग लेकर ही की जाए। अरुणोदय की छटा का अनुभव कामिनी के कपोलों पर दौड़ी हुई लज्जा की ललाई लाकर किया जाए। राका रजनी की सुषमा का अनुभव सुंदरी के उज्जवल वस्त्र या शुभ्र हास द्वारा किया जाए। आजकल तो स्त्री कवियों की कमी नहीं है, उन्हें अब पुरुष कवियों का दीन अनुकरण न कर अपनी रचनाओं में क्षितिज पर उठती हुई मेघमाला को दाढ़ी मूछ के रूप में देखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये लाइन मैंने इसलिए अंडरलाइन कर दी है क्योंकि स्त्री विमर्श वगैरह हम लोगों के सिलेबस में है, तो हो सकता है कभी ये लाइन दे करके पूछ लिया जाए कि ये पंक्ति किसने कही है। प्रतिभाशाली कवियों की प्रवृत्ति अर्थ में रत साधारण लोगों से भिन्न और मनस्विता लिए होती है तथा लोगों के देखने में कभी कभी एक सनक सी जान पड़ती है। जैसे और लोग अर्थ की चिंता में लीन होते हैं, वैसे ही वे अपने किसी उद्भासित प्रसंग में लीन दिखाई पड़ते हैं। प्रेम और श्रद्धा के कारण लोग इन प्रवृत्तियों को अत्युक्ति के साथ प्रकट करते हुए मद में झूमना, स्वप्न में लीन रहना, निराली दुनिया में विचरना इत्यादि कहने लगे। पर इसका यह परिणाम न होना चाहिए कि कवि लोग अपनी प्रशस्ति की इन अत्युक्त बातों को ठीक ठीक चरितार्थ करने में लगे। कवियों पर साहित्य के मीमांसकों का बहुत प्रभाव पड़ता है। बहुतेरे कवि विशेषतः नए उनके आदर्शों के अनुकूल चलने का प्रयत्न करने लगते हैं। उपयुक्त वादों के अनुकूल इधर बहुत कुछ काव्य रचना यूरोप में हुई, जिसका कुछ अनुकरण बंगला में हुआ। आजकल हिंदी की जो कविता छायावाद के नाम से पुकारी जाती है, उनमें इन सब वादों का मिला जुला आभास पाया जाएगा। इसका तात्पर्य यह नहीं कि इन सब कवियों ने उनके सिद्धांत सामने रखकर रचना की है। उनके आदर्शों के अनुकूल कुछ कविताएं यूरोप में हुई, जिनकी देखा देखी बंगाली और हिंदी में भी होने लगी।
इस प्रसंग में इतना लिखने का प्रयोजन केवल यही है कि यूरोप के साहित्य क्षेत्र में फैशन के रूप में प्रचलित बातों को कच्चे पक्के ढंग से सामने लाकर कौतूहल उत्पन्न करने की चेष्टा करना, अपनी मस्तिष्क शून्यता के साथ ही साथ समस्त हिंदी पाठकों पर मस्तिष्क शून्यता का आरोप करना है। काव्य और कला पर निकलने वाले भड़कीले लेखों में आवश्यक अभिज्ञता और स्वतंत्र विचार का अभाव देख दुख होता है। बस इतना और कहकर मैं इस प्रसंग को समाप्त करता हूँ कि किसी साहित्य में केवल बाहर की भद्दी नकल उसकी अपनी उन्नति या प्रगति नहीं कही जा सकती। बाहर से सामग्री आए, खूब आए, पर वह कूड़ा करकट के रूप में न इकट्ठी की जाए, उसकी कड़ी परीक्षा हो, उस पर व्यापक दृष्टि से विवेचन किया जाए, जिससे हमारे साहित्य के स्वतंत्र और व्यापक विकास में सहायता पहुंचे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा तृतीय उत्थान भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद अब काव्य खंड की ओर अब हम लोग अग्रसर होंगे, जिसके अंतर्गत उन्होंने 4 प्रकरण रखे हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं काव्य खंड के प्रकरण 1 के साथ। सुनने के लिए धन्यवाद।